डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बेटा कल स्टडी कर लिया था यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन चैप्टर में। ठीक है, पावर तक आपका हो गया था। हम लोगों ने कहा था वर्क पढ़ लिया था बेटा, एनर्जीज पढ़ ली थी, ठीक है, पावर हमने पढ़ लिया था। ठीक, अब यहाँ पे जो आपने वर्कडन वगैरह पढ़ा था अलग अलग कंडीशन में, हम लोगों ने एनर्जी भी पढ़ी थी। उसमें एक पॉइंट बनता है बेटा, किसी स्प्रिंग सिस्टम के लिए, कोई अगर आपका स्प्रिंग सिस्टम है तो स्प्रिंग सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कैसे होगी। ठीक है, देखो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था, जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो उस समय हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आपका वहाँ पे बताया गया था, ठीक है, कि अगर बॉडी आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, बॉडी में क्या हो रहा है आपका, ठीक, बॉडी कह रहा है, स्प्रिंग से कोई बॉडी अगर कनेक्टेड है उसको आप डिस्प्लेस करते हैं। अब डिस्प्लेस करने का मतलब होता है या तो उसके इलांगेशन को बढ़ाइए यानी इलांगेट करिए, या कंप्रेस करिए। स्प्रिंग को या तो खींचिए या तो उसको दबाइए। ठीक है, खींचने का मतलब फैलाना होता है, दबाने का मतलब उसको सिकोड़ना होता है। दोनों ही कंडीशन में हमें वर्क करना पड़ता है बेटा, दोनों ही सिचुएशन में हमें वर्क करना पड़ता है। और जो हम लोग वर्क डन करते हैं ना, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले तो जनरल सीधे हम लोग को मिलता था कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिटेल ये करना है कि बेटा जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी में उनका इंक्रीजमेंट क्या होगा, तो हम हाफ के एक्स स्क्वायर बोलते हैं बेटा। यक्स वहाँ पे उसके चेंज इन लेंथ लेते हैं, चाहे उसको आप क्या करिए, कंप्रेस करिए या इलांगेट करिए, दोनों केसेस के लिए। लेकिन दूसरा सिचुएशन जो होता है कि अगर जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, वो फाइंड कर रहे हैं किसकी वजह से? स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग फोर्स की वजह से अगर फाइंड करेंगे तो साइन बिल भी नेगेटिव ले लेते हैं। अब इस पे क्वेश्चन पुट अप किया गया था, ठीक है, तो इसीलिए इसको अलग से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि अगर आपको स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग खींचेंगे तो उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है बेटा, अगर खींचेंगे तो भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, अगर आप उसको कंप्रेस करेंगे तो भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो इन दोनों केसेस में जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आपका डेवलप हो रहा है, कौन सा फोर्स डेवलप हो रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है बेटा। उसकी वजह से हमारे क्या होंगे वहां पे, ठीक है, कितना हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। बट साइन की जो कंडीशन होती है, क्योंकि हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा जो चेंज होगा उसकी लेंथ में उसका अपोज करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन लेंथ। ठीक है, वो हमेशा जो लेंथ में होता है उसके क्या करेगा, अपोज करेगा। और जब बेटा वहां पे अपोज करेगा तो कंडीशन आपकी क्या बनेगी? साइन विल बी निगेटिव, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट उसमें होगा, ठीक है, उसके और जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। हम लोग वर्कडन का फार्मूला पर डब्ल्यू बाय एफ एस कॉस थीटा पढ़ते हैं बेटा, और जब थीटा की वैल्यू 180 होगी तो वर्कडन की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स वहाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर स्प्रिंग फोर्स की वजह से आपको कैलकुलेट करना होगा तो साइन हमें नेगेटिव मिलता है बेटा। तो ये चीज थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा उसी को स्टडी करेंगे। यूनिट आपका वही था, वर्क एनर्जी पावर एंड कोलिजन। उसका पार्ट आपका है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी आप क्या कह लेते हैं हम लोग? स्प्रिंग कह लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कह लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है देखिए, अगर कोई स्प्रिंग है बेटा, उसकी लेंथ को हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसकी लेंथ को हम लोग चेंज कर रहे हैं। सपोज दैट एक हमने स्प्रिंग सिस्टम बनाया, एक साइड से हमने फिक्स कर दिया, ये इसका ओरिजिनल लेंथ है। सपोज दैट ये इसका क्या है बेटा? ओरिजिनल लेंथ है। यहाँ पे कोई अभी लेंथ में उसके चेंजेस नहीं है। ये पोजीशन आपका मीन पोजीशन हम इसे ले रहे हैं, दिस इज द मीन पोजीशन। ठीक है, अब इस केस में अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ये आपका एक रिजिड आपका सपोर्ट है जिसकी हेल्प से उसको हमने कनेक्ट कर रखा है। बाद में क्या किया जा रहा है, बाद में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि बेटा इसकी वैल्यू को, स्प्रिंग की लेंथ को हम लोग इलांगेट किया, कंप्रेस करें इलांगेट, दोनों में कंडीशन वही बनता है बेटा। तो अगर इसको स्प्रिंग को आप खींचेंगे बेटा, स्प्रिंग में अगर इलांगेशन आप डेवलप करेंगे तो कंडीशन क्या बनेगा देखो। सपोज दैट स्प्रिंग को हम लोगों ने यहां तक इसको स्ट्रेच किया, जो मीन पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी एक्स है, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है, ये पोजीशन हमने बी ले लिया। ठीक है, यानी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसमें एक्स का इलांगेशन कराया गया, कितने का? एक्स का इलांगेशन कराया गया। तो पूछा क्या जाता है बेटा कि इस प्रोसेस में जो आपको वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, और जो वर्क डन होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब यहाँ पे दो चीजें, हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक तो वर्क डन जो होगा वो हमारा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स,
जिसकी वजह से इसको खींच के हमने इस पोजीशन तक लाया है, वो एक्सटर्नल फोर्स एफ कहलाएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कहेंगे तब तो हम पॉजिटिव लेते हैं बेटा, ठीक है। और अगर ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब जो स्प्रिंग फोर्स जिसे हम टर्म देते हैं, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जब पूछा जाएगा तो ये इधर की तरफ लगेगा। तो हाँ, आपको पता है बेटा हमेशा स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट, दैट मीन इधर से लेंथ में चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, वो उसका अपोज करता है। लेंथ में जो हमारी चेंज होंगी उसका क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा। तो ये चीज आपका होता है, यहां से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज दैट इलांगेशन आपने एक्स किया, तो अगर हम लोग बेटा निकालते हैं वर्क डन की वैल्यू, अगर वर्क डन की वैल्यू आपको फाइंड किया जाए द रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हमने दिखा रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू एफ, और रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू होगी यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या एक्टिंग ऑन ब्लॉक, ब्लॉक ले लो, बॉडी ले लो, ठीक है। तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या होता है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बेटा के है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के है, तो वो के इंटू एक्स के बराबर हो जाता है। क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वैल्यू आपका के एक्स। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, अगर आपने पहले साइन ले लिया क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स के निगेटिव होगा, तो अगेन फिर हम निगेटिव नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे आपने के एक्स से लिया है, तब जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन ड्यू टू किसके, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर वर्क डन रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से निकालेंगे तो वहां पे लिखेंगे बेटा एफ इंटू एक्स। मान लो हमारा डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाला, एफ इंटू डी एक्स कर लिया, और उसी को आप लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, वैल्यू वहां पे लिमिट जो होगी और थीटा इनके बीच का एंगल जो आएगा बेटा 180 डिग्री। क्योंकि हम देखो इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारा इधर डेवलप हो रहा है, इसी को हम लोग, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स जब कहेंगे, या दूसरी कंडीशन आपका होता है स्प्रिंग फोर्स उसे कह लेते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से जब निकालेंगे तो वैल्यू हमारी साइन आपकी क्या आएगी, दोनों के बीच का एंगल, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो कंडीशन आपका होता है if due to this force spring, ठीक है, spring expands very small या expands very small length ds, ठीक है। मान लो हमने वेरी स्मॉल लेंथ dx से ले लो बेटा, dx वेरी स्मॉल लेंथ आपका dx वहां पे इलांगेशन हो रहा है, ठीक है। तो सो वर्क डन जो वर्क डन की वैल्यू हमारी होगी बेटा इसके स्प्रिंग की वजह से जो हमारा वर्क डन मिलेगा, सो वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप कहोगे तो वहां पे दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स है बेटा और ये रिस्टोरिंग फोर्स है, तो जिधर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है उसी डायरेक्शन में आपका चेंज होता है लेंथ में, ठीक है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स सब सेम डायरेक्शन में होंगे। और जब हम लोग का रिस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स की वजह से कहेगा तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डी डब्ल्यू, हम लोग देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वजह से निकाल रहे हैं, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी एफ इंटू डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे ठीक एफ इंटू डी एक्स इंटू कितना, कास 180, दोनों के बीच का एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ 180 है बेटा, तो यही होगा माइनस एफ इंटू डी एक्स के बराबर हो गया डी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आप डी डब्ल्यू निकालेंगे तो माइनस एफ की वैल्यू है के एक्स इंटू कितना, डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर ले, मान लो हमारा यहाँ पे जीरो था, ओरिजिन पे आपका एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स तक हम लोगों ने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इंटीग्रेट कर लेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी बेटा, यहाँ जब हम लोग डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स, ठीक है। के हमारा फिलहाल कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ पे माइनस के को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, या तो आप कांस्टेंट ले लीजिए बाहर ले लीजिए, या तो रख के ही निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे हमारा जो ये कांस्टेंट फैक्टर है बेटा, ये फैक्टर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हो गया माइनस के एक्स इंटू
dx। हमने माइनस के को कॉमन कर लिया बेटा, x इंटू डी एक्स आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट भी 0 टू हम लोगों ने x लिया है, तो फाइनली वैल्यू होगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। डब्लू की जो वैल्यू होगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, किसका, वर्क डन की वैल्यू निकाल ली। यही जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारा स्टोर्ड होता है, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, आपका स्टोर्ड हो जाएगा। लेकिन ये वर्क डन हम लोगों ने निकाला है किसकी वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। और जो आपका वर्क डन कर रहा है एक्चुअल में वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं अप्लाई करोगे तब तक स्प्रिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि उसके लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे ना, जब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या, पोटेंशियल एनर्जी की जब बातें यहाँ पे रखी जाएंगी तो कंडीशन क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारा क्या करेगा, चेंज होगा ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वहां पे कितना आपका स्प्रिंग में डेवलप होगा, तो हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम, यू की वैल्यू जब लेंगे बेटा, ठीक है, तो हमारा एक्सटर्नल वर्कडन जो होगा इसी के बराबर होगा, साइन अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, वहां पे हम लिख लेंगे बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर के क्या होता है आपका बराबर ले लेते हैं। तो ये तो कंडीशन आपका हो गया, क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वहां से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक। दूसरी कंडीशन सेकंड हम लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, अगर आपका इलांगेशन, मान लो पहले ब्लॉक जो होता है, ठीक है, x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 तक आप क्या लिमिट लेते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक इज, यहीं से लिख ले बेटा, लिखेगा भी, तो बोला जा रहा है आगे हम लोग कह रहे हैं कि बेटा ये ब्लॉक मूव्स फ्रॉम x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, इफ ब्लॉक moves from x इक्वल टू x1 टू x इक्वल टू x2, जो ब्लॉक हमारा मूव कर रहा है x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू बेटा x2 तक मूव कर रहा है, x1 से लेके कहां तक मूव कर रहा है बाबू, x2 तक अगर उसका मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, जो आपका यहाँ पे हम x1 से x2 तक इलांगेट कर रहे हैं, उसके इसमें x1 वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, W की वैल्यू होगी के, मतलब जो हमारा फाइनल हुआ और माइनस क्या हो जाएगा आपका इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क डन ड्यू टू हम लोग ले रहे हैं किसकी वजह से, सो वर्क डन इन दिस प्रोसेस ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। अगर आप स्प्रिंग फोर्स की वजह से निकालेंगे, स्प्रिंग फोर्स की वजह से आप निकाल रहे हैं वर्क डन की वैल्यू, तो ये आएगी हमारा बेटा W की जो वैल्यू होगा इंटीग्रेशन x1 टू x2, ठीक है, kx इंटू माइनस था क्या kx इंटू dx। तो जो वैल्यू हम लोग रखेंगे ना आपकी बार, तो ये आएगा बेटा माइनस कितना, जब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस के बाहर ले लो, x इंटू डी एक्स तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट हो गया x1 टू x2 बेटा। देखो इसको ओपन करते हैं, माइनस के एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है के एक्स टू स्क्वायर, ठीक है, के एक्स टू स्क्वायर बाई टू माइनस हो गया क्या x1 स्क्वायर, माइनस माइनस अभी हम एक तो, या तो आप ओपन कर दो, सीधा ओपन कर दो, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो पहला हो जाएगा माइनस के एक्स टू स्क्वायर बाई टू, माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस के एक्स1 स्क्वायर बाई टू, के एक्स1 स्क्वायर बाई टू। देखो यहाँ से के हाफ के एक्स क्या है, कॉमन है, फिलहाल हम लोग लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग लेते हैं हाफ के x1, देखो ये प्लस हो गया, प्लस वाला पहले लिख लो, माइनस वाला क्या करिए बाद में कर लीजिए। तो W की जो वैल्यू आएगी ये आएगी हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन आपका हो गया वर्क डन की वैल्यू ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। ड्यू टू किसके वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से आप ये निकाल रहे हो। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालेंगे तो उस कंडीशन में आएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में अगर आप चेंज निकालेंगे तब क्या होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन दिस प्रोसेस वो उल्टा हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमारी साइन वहां पे चेंज हो जाएगी, तो उस कंडीशन में होगा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में बेटा हमारा पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आएंगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी, वो फिर आप निकालोगे तो यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और यू की वैल्यू आएगी बेटा हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो के एक्स टू स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं बेटा, तो के एक्स टू स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स वन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये डेल्टा यू की वैल्यू होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप साइन, अगर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स करेंगे तो वैल्यू हमारा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स करेंगे क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये वैल्यू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप रिलेट करके निकाल लेते बेटा क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिलेशन हमारे बन जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसी पे क्वेश्चन है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है, तो उस केस में साइन वैल्यू दोनों का सेम दिया गया था, साइन प्लस माइनस दोनों में दिया गया था, तो अगर ध्यान नहीं देंगे तो एकदम आता हुआ क्वेश्चन भी आप माइनस करके चले आएंगे, आते हुए क्वेश्चन को भी आप माइनस करके चले आएंगे। तो इसलिए जो कंडीशन हमारी बनती है, ठीक है, वहां पे हम लोग करेंगे तो जो भी क्वेश्चन हमारा है, जो भी क्वेश्चन है वहां पे आप देख लेना कि वर्क डन किसकी वजह से पूछा जा रहा है, ड्यू टू क्या एक्सटर्नल फोर्स या ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स, किसकी वजह से पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बताते हैं बेटा। ठीक, तो एक बार इसको देख लेंगे क्या होता है। किसी स्प्रिंग को बेटा चाहे आप कंप्रेस करिए चाहे एक्सटेंड करिए, यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड किया, ठीक है, वर्क डन आप लोग को करना पड़ा, आप कंप्रेस करेंगे तब भी वर्क करना पड़ेगा। देखिए जब दबाएंगे आप ना तभी आपको फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब आप कंप्रेस करेंगे उसको दबाएंगे तो उसके में उस समय जब हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, ठीक है, उस फोर्स की जो साइन होगी हमारी, ठीक है, यानी फोर्स जो लगाएंगे, ठीक है, कंप्रेस करने पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसको एक्सपैंड करना चाहेगा, और जब एक्सपैंड करेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगा उसे वो कंप्रेस करना चाहता है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती है, इसके बेस पे बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या होगा कैसे होगा, वहां से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इस चीज को देख लीजिए फिर हम दोबारा बताते हैं बेटा क्या है कैसे है। ठीक, तो कंडीशन जो आपकी होती है यहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हैं। चलो देखो बेटा, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप निकाल लेते हैं स्प्रिंग सिस्टम के लिए। एक बार दोबारा देख लीजिए फिर हम आगे बताएं इस पे क्वेश्चन, एक बार जरा सा देख लीजिए, ठीक है, कैसे होता है, फिर हम क्वेश्चन इसी के बेस पे क्वेश्चन हम करा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ठीक, देख लिया बेटा, समझ में आ गया। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं बेटा, तब उसके बाद आगे फिर हम लोग कंडीशन करते हैं। इसमें दो पार्ट बना लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, कोई ब्लॉक है या मास का, वो किसी स्प्रिंग की तरफ आता है, दो चीजें पूछी जाती है बेटा, किसी स्प्रिंग की तरफ वो मूव कर रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, जब वो स्प्रिंग के कांटेक्ट में आता है, जस्ट कांटेक्ट में, उस समय उसकी वेलोसिटी सपोज दैट वी नॉट है, सपोज दैट कितना है वी नॉट है। तो उस कंडीशन में एक तो पूछा जाता है बेटा उसके स्प्रिंग में जब वी नॉट वेलोसिटी से आके वो टकराएगा, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और मास आपका जो ब्लॉक का है वो m है, तो उस स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन होगा, कितना वो दबेगा, कंप्रेशन क्या होगा। और दूसरी चीज हमें पूछा जाता है बेटा जो वर्क डन आपका होगा, अगर कंप्रेशन आपने x निकाल लिया तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा। तो दोनों क्वेश्चन को हम कंबाइन करके सिंगल में कर लेते हैं।
बोला क्या जा रहा है, इतना समझ गया है ना। देखिए क्वेश्चन अपना है, ए ब्लॉक ऑफ मास m हैज वेलोसिटी v नॉट। क्वेश्चन बेटा इस पे क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m, ए ब्लॉक ऑफ मास m is moving with, ये v है बेटा, मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, वो जो मूव कर रहा है बेटा, ठीक है, वेलोसिटी v नॉट, व्हेन इट जस्ट, ठीक है, जब वो जस्ट क्या होता है, रीचेज द स्प्रिंग, व्हेन इट जस्ट रीचेज द स्प्रिंग, जब वो स्प्रिंग के पास पहुंचता है बेटा, व्हेन इट जस्ट रीचेज द स्प्रिंग, जब वो जस्ट स्प्रिंग के पास में पहुंचता है, उस समय उसकी वेलोसिटी v नॉट है, उस समय उसकी वेलोसिटी v नॉट है। मास आपने कितना लिया बेटा, m लिया है, मास m है और वेलोसिटी की वैल्यू आपको v नॉट दी गई है, ठीक है। इफ वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज k, कांस्टेंट इज k, ठीक है, देन फाइंड मैक्सिमम, then find maximum compression in spring, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है। अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड करना है बेटा। एक चीज दोस्त सुन लीजिए, जब कोई स्प्रिंग से आके टकराएगा ऑब्जेक्ट में, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जो स्प्रिंग होगा ना, उसकी उसको कंप्रेशन तब मैक्सिमम होगा स्प्रिंग में जब जो ऑब्जेक्ट आके उससे टकरा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन, ये लिखना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, ये अंडरस्टूड आपका होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको क्लियर होने के लिए। व्हेन ब्लॉक जस्ट कम टू रेस्ट, जस्ट कम्स टू रेस्ट, जब ब्लॉक जस्ट रेस्ट में आएगा, ठीक है। एंड दूसरा पार्ट इसका है, एंड फाइंड वर्क डन, एंड फाइंड वर्क डन बाई किसके, ठीक है, वर्क डन किसके द्वारा, जो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स है, वर्क डन ऑन ब्लॉक, या ऑन इट कर दीजिए, वर्क डन ऑन इट, ठीक है, बाई स्प्रिंग फोर्स, बाई स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, वो वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, जो मैक्सिमम कंप्रेशन डेवलप होगा उसके टर्म में आपका क्या होगा, ये चीज है। तो दो पार्ट आपके क्वेश्चन का हो गया। सुनो, डायग्रामेटिकली हम लोग दिखा रहे हैं बेटा, जैसे मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक, यहां से एक स्प्रिंग को आपने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक स्प्रिंग आपका बेटा इस तरह से आपका कनेक्टेड है। जब ये कनेक्टेड है ना, और एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक आपने लिया, एक ब्लॉक है, इसकी तरफ ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है बेटा, इसकी तरफ v नॉट वेलोसिटी से आके टकराता है और उसका मास आपका m है। और स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो दी गई है वो हमारी k दी गई है। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको दी गई बेटा वो हमारी k दी गई है। तो बोला क्या जा रहा है कि एक तो आपको निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना डेवलप होगा, कंप्रेशन पहले आप फाइंड कर लीजिए। दूसरा कंडीशन आपका होता है, सेकंड कंडीशन जो आपका होगा वो होगा बेटा
कि इसमें जो कंप्रेशन डेवलप हुआ उसके टर्म में, ठीक है, वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी स्प्रिंग फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, वो हमें दूसरा निकालना है। तो दो चीजें हमें फाइंड करनी है बेटा, ठीक है। हमने सपोज किया जब ये क्या करेगा, इससे टकराएगा तो स्प्रिंग दबेगी, कंप्रेस होगी। मान लिया कंप्रेशन की वैल्यू आपकी यक्स है, सपोज दैट मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी यक्स, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, if maximum compression in spring will be x, कितना हो, मैक्सिमम कंप्रेशन की जो वैल्यू हमारी है वो x है। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग विल बी x, मैक्सिमम कंप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी कितनी है, x है। मैक्सिमम कंप्रेशन जो डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, x के बराबर है। तो उस कंडीशन में आपका देखो होता क्या है, जो इसकी देखो मैक्सिमम कंप्रेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम होगा इक्वल टू हो जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग सिस्टम। क्योंकि जब आपका ब्लॉक आके टकराएगा ना तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और तब तक कंप्रेस करता रहेगा जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी उस कंडीशन पे मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उस कंडीशन पे हमारा जो कंप्रेशन की वैल्यू होती है वो आपकी मैक्सिमम हो जाती है। उस स्टैंड पे आपका कंप्रेशन की वैल्यू जो होगी बेटा वो हमारी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब हमारा डेवलप होता है जब स्प्रिंग जो आपकी है बेटा, ब्लॉक जो होता है वो रेस्ट में आ जाता है। तो लिखेंगे if maximum compression in spring is will be x, then under this condition काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, जो आपने ब्लॉक लिए हैं इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सिस्टम। ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग सिस्टम में स्टोर्ड होगा उसके बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारी वो है हाफ mv0 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो कंप्रेशन मान लो हमने यक्स माना है तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो फिलहाल हाफ दोनों साइड से कैंसिल हो गया, यक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा mv0 बाई के, ठीक। या यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं रूट mv0 बाई क्या हो गया, के बराबर हो गया। v को आप बाहर ले लेंगे तो v रूट m बाई के लिख सकते हैं इसी को। फिलहाल अभी हम इसी टर्म में इसको रहने दे रहे हैं। ये मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू हो गई हमारी, ये हमारी क्या हो गई बेटा, मैक्सिमम कंप्रेशन अगर आपको निकालना है तो mv² बाई के क्या हो जाएगा बराबर। इसका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा कंप्रेशन की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम कंप्रेशन उतना ज्यादा। जैसे आप फोर्स लगाते हो ना, अब बेटा अगर स्प्रिंग आपकी लूज वाली है तो ज्यादा दब जाती है, अगर हार्ड वाली है तो क्या होगी, कम दबेगी, ठीक है। यहाँ लूज और हार्ड का टर्म मतलब हो गया क्या, कितना उसमें कंप्रेशन हो सकता है उसको हम वहां से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हो। तो एक्स की वैल्यू हो गई रूट mv0 बाई के क्या हो जाएगा आपका बराबर हो गया, ये एक्स की वैल्यू आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन सेकंड पार्ट हम लोग कहते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो कंप्रेशन आपने यहाँ से डिटरमाइन कर लिया है, ये हमारा जो कंप्रेशन हो रहा है उसकी वैल्यू निकल रही है। दूसरा हमें पूछा गया था बेटा कि वर्क डन की वैल्यू, ठीक है, सॉरी फाइंड वर्क डन ऑन इट बाय द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की वजह से आपका वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, स्प्रिंग फोर्स की वजह से बेटा आपका वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वो चीज हमें निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने कहा कि कंप्रेशन सपोज दैट हमारा यक्स है तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स आपका होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, के एक्स के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारी के एक्स हो गई और जो आपका वर्क डन निकालना है तो के एक्स इंटू डी एक्स। तो हम लोग कहेंगे क्या, इन दिस कंडीशन स्प्रिंग फोर्स इसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है।
स्प्रिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एफ विल बी हो जाएगा के इंटू एक्स, के एक्स के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारे के एक्स के क्या हो जाएगी, बराबर होगी। एक्स आपका हो गया क्या, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग हो गया, ठीक है। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू होगी बेटा एफ इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू है इंटू कॉस 180, चूंकि हमारा स्प्रिंग फोर्स जब हम कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग उसको फोर्स का इलांगेट करना चाहेगा, तो स्प्रिंग फोर्स जो इस पर डेवलप होगा बेटा, तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमारा इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आएगा 180, यानी माइनस एफ इंटू डी एक्स के बराबर हो गया। और एफ की वैल्यू जो है वो के एक्स इंटू क्या है, डी एक्स हो गया, या डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। तो डब्ल्यू की वैल्यू आप निकालेंगे, जीरो से एक्स का आपने इलांगेशन किया है, कंप्रेशन किया है बेटा, तो ये होगा लिमिट होगा बेटा हमारा जीरो टू एक्स माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। माइनस के को बाहर कर लिया बेटा, माइनस के को बाहर कर लिया, एक्स इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई हमारा 2 हो गया, लिमिट जीरो टू आपने एक्स लिया था। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के क्या हो गया, बराबर हो गया। ये कंडीशन आपका हो गया वर्क डन। अगर एक्स के टर्म में दिया है तो एक्स के टर्म में आपको आंसर होगा जो भी दिया रहेगा। अब अगर इस एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये तो हो गया। आपको इसी टर्म में अगर खाली पूछा गया कि एक्स उसमें कंप्रेशन हुआ या उसमें यल कंप्रेशन हुआ, मान लो यल से दिखा दिया, वाई से दिखा दिया, जो भी है वो आप यहाँ पे रख लेंगे। साइन ध्यान रखना, हमने वर्कडन निकालना है बाई स्प्रिंग फोर्स, तो निगेटिव होगा। अगर वर्कडन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स या जो आपका बॉडी टकरा रही है उसकी वजह से करेंगे तो उतना ही पॉजिटिव ले लेंगे। तो साइन थोड़ा सा आप केयर करेंगे बेटा, ठीक। सेकेंड थिंग, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, यहां लिख लेंगे इन टर्म ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के टर्म में आप इसको लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की वेलोसिटी के टर्म में अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे एक्स की वैल्यू इस इक्वेशन से रख दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है। इसको हो जाएगा क्वेश्चन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को रखेंगे तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी माइनस के इंटू एक्स की वैल्यू जो हो गया माइनस हाफ के इंटू एक्स की वैल्यू आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाई के है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एम बी स्क्वायर बाई कितना, एम बी नॉट स्क्वायर बाई के। देखो के फिर कट जाता है, के फिर क्या होगा हमारा, कट जाएगा। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू होगी ये काट दोगे तो माइनस हाफ क्या हो जाएगा, एम बी नॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जो वैल्यू आपकी थी ये काइनेटिक एनर्जी के माइनस साइन के बराबर हमारा वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसे कंप्रेस करना चाहेगा। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, आपका कंप्रेशन हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो साइन इसलिए यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए साइन की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। तो अगर रिकन्वर्ट करेंगे तो फिर वैल्यू जो हमने यहाँ लिया था वही वैल्यू वहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का काम करता है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। जितना इनिशियल एनर्जी होगी उतना ही हमारा फाइनल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्या होता है क्या नहीं। अब अगला इसी के बेस पर हम लोग का अगला टॉपिक ही पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इतना एक बार देख लो बेटा, क्वेश्चन जैसा भी आपको पूछा जाएगा वो चीज़ें आपकी लगनी चाहिए, वो चीज़ें आपकी लगनी चाहिए, क्या होता है कैसे होता है, यहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। तो एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कुछ कॉन्सेप्ट है उसको बता दें, ये खत्म हो जाए, जल्दी करिए, देख लीजिए एक बार बेटा।
हेलो, एक मिनट बेटा, अभी हमने बोला तो शायद स्पीकर ऑफ रह गया था, तो आवाज़ आपको नहीं आई होगी। दोबारा एक बार देख लीजिए। हम बोल रहे थे बेटा कि अगला जो हमारा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की हम लोग बात कर रहे थे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ क्या, मैकेनिकल एनर्जी। अगली हेडिंग करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ क्या कहेंगे हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे बेटा, ठीक है। तो कैसे होता देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या होता है, ठीक है, जैसे हम अभी समझा रहे थे बेटा कि जो एनर्जी होता है, ठीक है, किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है, नेट एनर्जी ऑलवेज हमारी कंजर्व होती है बेटा। टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म। एक फॉर्म की जो एनर्जी होती है उसे हम दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, बट टोटल जो एनर्जी हम लोग लेते हैं बेटा, कंसीडर करते हैं, वो ऑलवेज क्या लाते हैं हम लोग, कंजर्व कहते हैं। कि टोटल एनर्जी जो सिस्टम की रहेगी वो ऑलवेज कंजर्व रहेगी। केवल हम लोग बोलते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है, देखो टोटल एनर्जी, चूंकि हम लोग यहाँ पे दो फॉर्म में एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो इसी को कह लेते हैं बेटा मैकेनिकल एनर्जी। तो बोला जाता है जो बॉडी है, जो सिस्टम है, उसकी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू होती है वो ऑलवेज हमारी कांस्टेंट मानी जाती है। जो मैकेनिकल एनर्जी टोटल होती है बॉडी की, वो ऑलवेज हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट मानते हैं। टोटल जो एनर्जी आपकी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट रहेगी। अगर कहीं लॉस नहीं हो रहा, लॉस का मतलब क्या होता है बेटा, हम लोग जो फ्रिक्शन वगैरह की वजह से हमारी क्या होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, उसे हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। यानी फ्रिक्शन की वजह से जो हमारी एनर्जी में लॉस हो रहा है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। अगर उसको आप इग्नोर कर देंगे तो उस कंडीशन पे हमारा जो आएगा, वो टोटल जो एनर्जी आपकी होगी, ठीक है, वो ऑलवेज कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी जो होती है ऑलवेज कंजर्व होती है। तो हम लोग कहते हैं द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक है, इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी किसी सिस्टम की होती है वो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल होती है, एंड इट इज ऑलवेज कंजर्व, इट इज ऑलवेज कंजर्व। इसकी वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंजर्व होती है। तो हम लोग लेते हैं, कहते हैं बेटा द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, the mechanical energy of a body, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी किसी बॉडी की होगी, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ, इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है? एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा सा पोजीशन चेंज हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, इट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब दिखाते हैं, यानी कि टोटल एनर्जी जो हो जाएगी, ई की जो वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली यू से दिखा देते हैं बेटा, कैपिटल यू से यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी, या पीई से आप दिखा दो, वहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये दोनों की जो वैल्यू होती है किसी सिस्टम के लिए क्या लेते हैं हम लोग, कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज क्या, कंजर्व, यानी कि वो हमेशा क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्सटर्नल का मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, अगर ये सब नहीं काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज फॉर ए सिस्टम, ठीक है, के ई प्लस यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की दोनों का जो सम होता है कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं आर करके बेटा, अगर कांस्टेंट है इसका मतलब उसमें चेंज होगा, तो चेंज का सम भी जीरो होगा। चेंज हो सकता है, काइनेटिक घटे पोटेंशियल बढ़े, पोटेंशियल घटे काइनेटिक बढ़े, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो चेंज का सम होगा वो जीरो होता है। इसका मतलब एक अगर घट रहा है जितना, उतना ही दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा जितना घट रहा है उतना पहला बढ़ेगा। तो वो कंडीशन आपकी होती है जब यहाँ पे हम लेते हैं आर करके डेल्टा के, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है।
कहा जाता चेंज होगा ही नहीं, तो आप बोलोगे चेंज हो सकता है, होगा, ठीक है, लेकिन दोनों के चेंज का जो सम होगा वो आपका जीरो होगा। दोनों में चेंजेस होंगी ना, तो चेंज का जो हमारा सम होगा बेटा वो वैल्यू हमारी जीरो होती है। सम ऑफ चेंज की जो वैल्यू हमारी आएगी वो कितनी रहेगी आपकी, जीरो होती है। तो ये चीजें हमारा थोड़ा सा यहाँ रिप्रेजेंट करना होता है कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू की वैल्यू जो आपकी हो गई वो आपकी जीरो हो गई। तो नेट चेंज की जो वैल्यू होगी वो जीरो आएगी, बट काइनेटिक में भी चेंजेस, पोटेंशियल में भी चेंजेस, काइनेटिक भी चेंज हो सकती है, पोटेंशियल भी चेंज हो सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि ओनली काइनेटिक विल बी चेंजेस, ओनली पोटेंशियल विल बी चेंजेस, नो चेंज टेक्स प्लेस, तो बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल विल बी चेंजेस, बट द सम ऑफ चेंज विल बी जीरो। सम ऑफ चेंज का मतलब एक जितना घटेगा बेटा दूसरा वाला उतना ही हमारा बढ़ेगा। एक की वैल्यू जितनी आपकी घटती है, डिक्रीज करती है, दूसरे वाले की वैल्यू बेटा उतनी ही आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एक में जितना डिक्रीजमेंट होता है दूसरे वाले हमारा उतना ही इंक्रीजमेंट होता है। क्लियर है? चलिए, इसी को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कह लेते हैं बेटा। अब इसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो देखो, जो ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप थ्रो करिए या फॉल कराइए, थ्रो करिए बेटा या फॉल कराइए, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, अगर इसके एप्लीकेशन को हम बात करते हैं तो कैसे होगा देखिए। तो हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड या फॉल डाउनवर्ड, ठीक है, फ्रीली फॉल डाउनवर्ड। तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, हम फॉल कर ले, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली बेटा डाउनवर्ड क्या कर रहे हैं, फॉल करा रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली आपका क्या कराया जा रहा है, डाउनवर्ड फॉल कराया जा रहा है, तो सिचुएशन क्या बनेगा, एक मिनट, वर्टिकली है बेटा ये, वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल कराते हैं फ्रीली, तो उस फॉल का मतलब होता है फ्री फॉल, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं। उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगा, हम 3 पॉइंट को कंसीडर करते हैं, उसके बेस पे दिखाते हैं आपको। देखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, एम मास का ऑब्जेक्ट है बेटा, ये एच हाइट पे, कंप्लीट टोटल हाइट यहाँ से क्या कितना दिया गया बेटा, कैपिटल एच है, एच हाइट पे ओरिजिनली ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से ग्राउंड से इसकी हाइट जो दी जा रही है बेटा वो एच हाइट पे, सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड लेवल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करें, एच हाइट पे पहले वो प्रेजेंट है। जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा तो इसकी वेलोसिटी जो अभी है वो कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब इसके पास यहाँ पे ऐसे सीधे कर लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट पे अगर जो होगा, ये जो कंडीशन आपकी होगी, चूंकि वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो होगी, और मास m है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh हो जाएगा। यहीं पे लिख लेंगे सिंस v इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो केवल टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिला, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बेटा हमारा mgh के बराबर हो गया, ठीक। सपोज दैट ये यहाँ से फॉल किया, एक मिडिल पॉइंट हमने ले लिया दिस, इस पॉइंट पर आया, इसकी जो टोटल हाइट ये कैपिटल एच थी बेटा, टोटल हाइट की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया था, कैपिटल एच लिया था, ठीक। अब इस केस में यहाँ से अगर हाइट प्रेजेंट टाइम की हाइट ये एच बची, कितनी बची, अब एच हाइट बच रहा है, तो ये जो नीचे ड्रॉप किया है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के बराबर हो जाएगा, इसकी जो ड्रॉपिंग हाइट हो गया कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो गया। अब बेटा जब यहाँ से फ्रीली ये गिर रहा है ना, तो नीचे आएगा, तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी भी गेन करता जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या करेगा, वो गेन करता जाएगा। और जब वेलोसिटी गेन करेगा, जब ये वेलोसिटी गेन करेगा बेटा, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट पे हो जाएगा। तो इसके पॉइंट पे हम लोग ले रहे हैं सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी के ई डैश प्लस पी ई डैश। अब की जो वैल्यू आपकी आएगी, इन दोनों का जो सम होगा, यहाँ पे वैल्यू करेंगे हम लोग mgh के बराबर था, किसके बराबर था, ये टोटल वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं, रुक जाओ, इक्वल टू ये था बेटा mgh के बराबर था, mg इंटू कैपिटल एच लेना, mgh के बराबर था। यहाँ पे v की वैल्यू आपका जीरो है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो गई थी, ठीक। लेकिन जब बीच में आएगा तो वहां पे बेटा काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी ना, ठीक है। इस केस में सपोज दैट पहुंचने पे इसकी जो वेलोसिटी है ये v1 है, v क्या हो गया, वेलोसिटी हमारी v1 हो गई।
तो जब वेलोसिटी v1 हो जाएगा तो इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी होगा बेटा हाफ m, या v डैश ले लो, यहाँ के डैश ले लो तो इसका वेलोसिटी v डैश हाफ m v डैश स्क्वायर, और प्लस अब इसकी हाइट जो बची वो एम जी इंटू स्मॉल एच के बराबर हो गया। इस पोजीशन पे इसकी जो हाइट बची स्मॉल एच के बराबर हो गया, एम जी इंटू स्मॉल एच हो गया। तो ये हो गया इस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आपका क्या टोटल एनर्जी। ठीक है, अगर इसको हम लोगों ने एक सेकंड बेटा, अगर इसकी जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमने ले लिया बी, और नीचे ले आ रहे हैं लास्ट पॉइंट हमने ले लिया सी, ये पॉइंट सपोज दैट हमारा सी है। जब सी पॉइंट पे आएंगे तो एक बार फिर से इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या टकरा गई तो जीरो हो गया। ठीक, लेकिन एक चीज है, हम यहाँ जब लेते हैं ना, रुक जाना बेटा, तो जस्ट कोलाइड करने से पहले की स्टडी करते हैं, क्योंकि जब कोलाइड कर जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सपोज दैट यहाँ पे इसके इस स्टैंड पे कोलिजन से पहले वेलोसिटी वी डबल डैश है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी हमारी वी डबल डैश हो गई लोएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो आया के ई डैश प्लस के ई डबल डैश प्लस पीई, पोटेंशियल एनर्जी पीई डबल डैश की जो वैल्यू होगी। अब देखो हाइट यहाँ पहुंच गया तो हाइट की वैल्यू हमारी जीरो हो गई, एस की वैल्यू जीरो, इसका मतलब टोटल उस समय काइनेटिक एनर्जी केवल रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी बेटा हाफ एम बी डैश बी डबल डैश स्क्वायर प्लस क्या जीरो। यहाँ पे क्या था, काइनेटिक की वैल्यू अगर हम ऐसे ओपन कर दे इसको तो इसकी वैल्यू जीरो थी, इसकी वैल्यू हमारी एम जी कैपिटल एच था, यहाँ केवल पोटेंशियल था, यहाँ केवल बेटा काइनेटिक है। टॉप मोस्ट पे अगर उसे रेस्ट से हम फ्री फॉल करा रहे हैं तो ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, और जो लोवेस्ट पॉइंट हमारी है वहां पे केवल हमारे बेटा पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम होगा। इसका मतलब पूरी जर्नी में टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म की जो एनर्जी होगी अलग अलग पॉइंट पे आपकी अलग अलग फॉर्म में इंटर कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम लिखा जाए तो टोटल एनर्जी क्या रही आपकी, ऑलवेज कंजर्व रही। टोटल एनर्जी की जो वैल्यू हुई बेटा वो ऑलवेज क्या रही आपकी, कंजर्व रही, वही इंटरचेंजेस होती रहती हैं अलग अलग पॉइंट पे। तो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को कह लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली काइनेटिक एनर्जी इज क्या पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट, एट lowest point only kinetic energy is present, only kinetic energy is present, and between these points ठीक है highest and lowest both kinetic and potential energy भी present। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक, in this condition at highest point ओनली, इस कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं जब हम फ्री फॉल करा रहे हैं बेटा, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट। ठीक है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट, और इसकी जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वो एम जी इंटू कैपिटल एच के बराबर हो गया। ठीक है, एंड यही लिख देते बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो एम जी इंटू कैपिटल एच, वाइल at lowest position only kinetic energy is present, अब काइनेटिक एनर्जी जो हो गया बेटा हाफ एम, चूंकि हम लोग वी डबल डैश स्क्वायर लिया है तो वही लिखा हाफ एम वी डबल डैश स्क्वायर। ठीक है, एंड बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, एंड बिटवीन highest and lowest point, ठीक, both kinetic and potential energy, ठीक है, exist in body, but total energy will be always conserved। टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी बेटा वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। ठीक है,
टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज कंजर्व। लेकिन यहाँ पे जो टोटल एनर्जी हमारा होगा सिस्टम का बेटा, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हमारी क्या है, कंजर्व है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है। कितनी बात क्लियर हो गई। यानी टोटल एनर्जी ई की वैल्यू जो होगी वो के ई प्लस पी के क्या होगा, के ई प्लस पीई के हमारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, के ई प्लस पी के बराबर होगा, और यही वैल्यू हमारी एम जी इंटू कैपिटल एच के, क्योंकि हम लोग हाइट से ले रहे हैं तो यहाँ पे तो इनिशियल वैल्यू जो है वो एम जी इंटू कैपिटल एच है, तो उसके बराबर हो जाएगा। अब अलग अलग पोजीशन पे उसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, कभी काइनेटिक इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इंटू काइनेटिक, आर बोथ। ठीक, तो ये एक कंडीशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बेस पे आप दिखा देंगे, किसी भी पॉइंट पे निकालना होगा, आपको हाइट वगैरह दी रहेगी, उस पॉइंट पे वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पे हाइट दे दी जाए, यहाँ पे हाइट इसकी कितना फॉल किया ये दे दिया जाए, तो आपको अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी इस पॉइंट पे, तो इसी क्वेश्चन में आप रख लेना, वैल्यू आपको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में आप रख लीजिएगा वैल्यू उस पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू या वेलोसिटी की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करना है वो हमें इजी वे में मिल जाता है बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये केस आपका होता है, इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी के बेस पे कैसे होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग टाइप से इस पे भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम इस पे कर लेते हैं बेटा, फिर बाकी आप कल करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग इस पे कर लेते हैं, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। तो देखिए क्या कंडीशन बनता है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक मान लो कोई पुली है बेटा, एक पुली है, फ्रिक्शनलेस है, उससे दो बाप को लटका दिया गया, दो बॉडी को लटका दिया गया, और जो लटकाया गया उनमें से एक बॉडी का जो मास है वो मान लो 2 kg 2m है, या 2 kg जो भी ले लो आप, 2 kg का है। दूसरे बॉडी का मास जो है वो 1 kg का है। एक का मास 2 kg है बेटा, दूसरे का मास हमारा कितना है, 1 kg है। ठीक, कहा गया कि उनको फ्री कर दिया गया मूवमेंट के लिए, तो जो हैवी वाला होगा वो नीचे आएगा, जो लाइट वाला होगा वो ऊपर आएगा। बोला गया कि जब हैवी वाला ब्लॉक, ठीक है, 1 मीटर नीचे आ गया, 1 मीटर कहाँ गया, फॉल कर गया, तो उस कंडीशन पे लाइट वाला 1 मीटर क्या करेगा, राइज करेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको जो स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। कैसे होगी, क्या होगी, वो चीजें हमें डिटरमाइन करना है। जरा हम डायग्राम बना दें तब आपको समझाते हैं। ये पॉइंट समझ गया भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को। चलिए इसी के बेस पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो आज का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, और ये आपका पावर वर्क पावर एनर्जी भी खत्म हो गया। फिर हमें कोलिजन पढ़ना रहेगा, कल हम लोग कोलिजन पढ़ेंगे बेटा फिर। ठीक है, तो देख लीजिए। जो क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं बेटा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है। ठीक है, बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे बहुत इजी वे में लगा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बड़े इजीली लग जाते हैं। अदरवाइज उसको फिर आप इंटीग्रेट वगैरह करेंगे तो बड़ा लेंदी होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में वैसे भी हम जो बायो स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, यानी कि नीट वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टेढ़ा ही माना जाता है। जो जो करते हैं ऐसा नहीं टेढ़ा होता नहीं, लेकिन साइकोलॉजिकली मान लेते हैं बायो वाले कि हमको मैथ कम आता है। ठीक है, और जब आप कोई चीज़ मान लेते हैं तो ऐसा होने भी लगता है, तो इसलिए ऐसा नहीं मानिए कि हमारा मैथ वीक है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं जिनके फिजिक्स बहुत अच्छे हुआ करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आप अगर बायो स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मान के मत चलिए कि हमारा फिजिक्स वीक है। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये मान लो आपका एक पुली है, इस पुली की हेल्प से हमने दो ब्लॉक को, ये पुली हमारा मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, दो ब्लॉक को हमने हैंग कर दिया, एक ब्लॉक इधर और एक ब्लॉक इधर। ठीक है, जो बड़ा ब्लॉक है, यानी कि जो मान लो एक को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया, कुछ भी हमने ले लिया, सपोज दैट ए है दूसरा बी है। ये कहा गया, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है इसमें, जो कंडीशन है, ठीक है, इन द गिवन अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट आपको दिया गया है, ठीक है, जो फिगर में आपको दिखाया गया है, स्ट्रिंग इज लाइट, जो स्प्रिंग है वो लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है, मतलब फैलती नहीं है, नॉन स्ट्रेचेबल है, मतलब फैलेगी नहीं, स्प्रिंग अपनी लेंथ है ओरिजिनल उसका बना रहेगा, एंड फ्रिक्शन अबाउट एवरीवेयर, मतलब हर चीज वहां पे फ्रिक्शन लेस है। कहा क्या रहा, द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक आफ्टर द ब्लॉक क्या, ए, ब्लॉक ए, जब ए वाला हमने इसको लिया है, बी वाला इसको लिया है, तो ब्लॉक ए जो है
ठीक है, हैज डिसेंड ए हाइट ऑफ 1 मीटर विल बी, और मासेज आपको जो दिए गए हैं, ठीक है, एक का बेटा आपका 2 kg दिए है, दूसरे वाले का हमारा कितना दिया गया है बेटा 1 kg दिया गया है। एक का मास आपको 2 kg है, दूसरे वाले का मास हमारा कितना है 1 kg है, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं इसकी वैल्यू हमारी है 2 kg और इसका मास आपको दिया गया 1 kg। आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड करना है वेलोसिटी, ठीक है, जो स्पीड आप ले लो, वेलोसिटी ले लो, जो है स्पीड बोलो वेलोसिटी, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। फाइंड स्पीड या कैलकुलेट स्पीड, जो भी कर लो, कैलकुलेट स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक when they are free to move, ठीक है, फ्री टू मूव, ठीक है, दे आर फ्री टू मूव एंड ब्लॉक ए एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट when block A fall 1 मीटर, फॉल मतलब डिसेंड किया, इसी को फॉल को हम यहाँ डिसेंड कहते हैं बेटा, डिसेंड कहो, डिसेंड 1 मीटर, डिसेंड 1 मीटर। इफ स्प्रिंग इज massless, नॉन स्ट्रेचेबल, मतलब वो खींचता नहीं बेटा, नॉन स्ट्रेचेबल का मतलब होता है वो खींचता नहीं, उसमें इलांगेशन नहीं होता है, मतलब उसकी लंबाई में कोई चेंजेस नहीं आती है, नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली इज फ्रिक्शनलेस, जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है बेटा, एंड पुली इज फ्रिक्शनलेस, पुली हमारी जो है वो बेटा फ्रिक्शनलेस है। इस कंडीशन में क्या होगा ये बता रहा है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं बेटा। देखो, इसका मास बड़ा है तो ये नीचे आएगा, इसका मास छोटा है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक। अब कंडीशन क्या हो रहा है, हमारा जो सिचुएशन हमारा बनेगा बेटा, ठीक है, अगर जो ब्लॉक बी है वो नीचे आया, ब्लॉक ए हमारा ऊपर गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी ब्लॉक बी का, ब्लॉक ए का, जितना उसका लॉस होगा उतना ही ब्लॉक बी के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा ना। तो कंडीशन आप लेते हैं, ठीक है, जब कंडीशन आप लेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आप ब्लॉक क्या हो रहा है बी इंक्रीज करेगा, ब्लॉक ए डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी आप ब्लॉक क्या होगा बी इंक्रीज करेगा, ब्लॉक ए का क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में जो हम लोग ले रहे हैं, इस कंडीशन में जो बेटा हम लोग क्या करेंगे लेंगे, सिचुएशन हमारा क्या बन रहा है, ब्लॉक यहाँ पे बी का काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा और ए का डिक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी आप बोथ द ब्लॉक विल इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की इंक्रीज है, क्योंकि पहले दोनों रेस्ट में था, अब दोनों के पास हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी दोनों ब्लॉक की इंक्रीज करेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक बी का इंक्रीज करेगा और ए का क्या करेगा डिक्रीज करेगा, बी का इंक्रीज करेगा जो ए का डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्रीजमेंट आपका हो रहा है ये काइनेटिक एनर्जी गेन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ब्लॉक ए की पोटेंशियल एनर्जी में आपका लॉस हो रहा है, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहेंगे। सोल्यूशन क्या होगा बेटा, लिखेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाई कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा बेटा एनर्जी, जो ए की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा यही लॉस इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में गेन और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ए का जो वैल्यू होगा ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी के सम के बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका मास 2 है, इसका मास 1 है, और ये ड्रॉप कर रहा है 1 मीटर, ये गेन करेगा 1, जितना ये नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी mgh यानी m की वैल्यू 2 हो गई, g की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू आपकी 1 है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी ये आएगा बेटा कितना
एम की वैल्यू 1 है, जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू हमारी 1 है प्लस, ठीक है, प्लस क्या काइनेटिक एनर्जी इसका जो इंक्रीजमेंट होगा और इसमें जो इंक्रीजमेंट होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ए वाले का होगा हाफ एम, एम की वैल्यू 2 है इंटू वी की वैल्यू हमें निकालना है वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस हाफ एम की वैल्यू 1 हो गई और वी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, निकालनी है, ठीक है। ये इसका लॉस बराबर इन पूरे का गेन, ठीक। अब कंडीशन सुनो, ये हो गया 20, ये हो गया बेटा 10, ये हो गया 2 कट गया यानी वी स्क्वायर, ये हो गया 2 का 0.5 इंटू बी स्क्वायर यानी 0.5 इंटू बी स्क्वायर, इधर करोगे तो 10 इक्वल टू ये ऐड होगा 1.5 बी स्क्वायर, हमें बी की वैल्यू निकालना है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 अपान 1.5, 15 अगर डेसिमल हटा दे तो 100 हो जाएगा, 15 6 जा 90 हो गया 6.67, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू लगभग 6.67 या 6.68 कर सकते हो, ये वैल्यू आ गई, 6 लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारी आ गई। इसका रूट ले लीजिए बेटा, अगर 4 होता तो 2 आता, 9 होता तो 3 आता है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू इसके अलावा 2.5 समथिंग आएगा, तो v की वैल्यू जो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.55758 अप्रॉक्सीमेटली जो भी आ रहा हो आप चेक कर लेना बेटा, इसको इतना मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है, 2.580 इतना ही आएगा। तो ये हो गया कंडीशन आपने निकाल लिया बाय कंजर्वेशन, आप क्या एनर्जी लगा के, ठीक है। आप अगर लैंग्वेज लिख देंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यानी पोटेंशियल एनर्जी ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, ठीक है, ये लिखा है ऑलरेडी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए जो इसका नीचे की तरफ आएगा डिक्रीजमेंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी जो इसका इंक्रीजमेंट होगा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, यहाँ से रख के हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये केस आपका होता है वैल्यू, हम कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से आपका निकल जाता है। तो बाकी चीज़ें हम लोग कल करेंगे। अगला आपका जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो कोलिजन स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा पहले से, और बाकी इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको बुक में मिलेंगे और आप कर डालिएगा, ठीक है। तो आज फिलहाल यहीं तक बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक, ओके।